गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ नाइट में हिंदी का, करंट अफेयर का ये सब जो टेस्ट लेकर के आता रहता हूं, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो सीधे आते हैं दोस्तों हम लोग आज की क्लास की ओर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है घोटक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। घोटक की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, घोटक का मतलब होता है घोड़ा, यानी कि आपका ऑप्शन जो इसका सी है घोड़ा, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रजा का बहुवचन क्या होगा। तो प्रजा का बहुवचन होता है प्रजाजन। क्या होता है सर? प्रजाजन, यानी कि ऑप्शन जी जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आहत का विलोम क्या होगा। आहत का जो विलोम होता है दोस्तों वो आपका अनाहत होता है। क्या होता है? अनाहत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 पर आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, उनके किस रचना के लिए। तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य संग्रह एक थी हिमतरंगिणी, उसके लिए मिला था क्या बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है बेसिकली 1955 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से मतलब 1955 का जो था इस टाइम पे इनको ये मिला हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवधी जो है वो किस उपभाषा वर्ग में बोली जाती है। अगर हम बात करते हैं अवधी के बारे में, तो अवधी आपको पता है जैसे हम लोग हैं, लखनऊ वाले लोग हैं, बस्ती वाले लोग हैं, फैजाबाद वाले लोग हैं, ये लोग अवधी बोलते हैं, यानी कि पूर्वी हिंदी में जो है बेसिकली बोली जाती है। तो 131 का जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा पक्ष है। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, अगर देखा जाए जो ये वाक्य है ये प्रगति बोधक पक्ष है, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। प्रगति बोधक पक्ष क्या होता है? जिस क्रिया में निरंतर वृद्धि होने का बोध होता है वहाँ पर प्रगति बोधक पक्ष होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है। राष्ट्र का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो आपका राष्ट्रीयता होता है। क्या होता है? राष्ट्रीयता, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो 5 प्रकार से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, इसके अलावा आपका विशेषण से और क्रिया से, इसके अलावा अव्यय से। तो 5 प्रकार से जो भाववाचक संज्ञाएं हैं बनती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंध दिख रहा है ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है मुझे अपने से वरिष्ठ अधिकारी की बात माननी पड़ती है, इस वाक्य में वृत्ति कौन सी है। मुझे अपने से वरिष्ठ अधिकारी की बात माननी पड़ती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो माननी पड़ती है, यानी कि बाध्यता दिख रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? बाध्यता सूचक ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 137 कह रहा है कि जब एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिखेगा तब संबोधन में क्या लिखेगा। भाई जब एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिखता है तो संबोधन में क्या लिखेगा। तो बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए तो संबोधन में चिरंजीवी लिखेगा, क्योंकि पिता अपने पुत्र को लिख रहा है। तो ऑप्शन जो इसका बी है, डी है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 138 कह रहा है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है भाई। तो यहाँ पर देखा जाए तो पढ़ना और हंसना है, दौड़ना है और आना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पढ़ना की बात कर लेते हैं तो पढ़ना यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बेसिकली जिस क्रिया के व्यापार का जो संचालन होता है वो करता है, लेकिन उसका जो फल होता है वो दूसरे पर, यानी कि क्रिया पर चढ़ता है, वहाँ पर बेसिकली सकर्मक क्रिया होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। 139 से 44 तक 43 से छोड़ देते हैं क्योंकि आपके गद्यांश वाले क्वेश्चन है। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है। अगर हम बात करते हैं समुदायवाचक विशेषण के बारे में तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सर? 4, चौगुना, चौथा या चारों। तो यहाँ पर आपका जो चारों है, अगर बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, चारों में बेसिकली समुदायवाचक विशेषण है। इसके अलावा चौथा, 4, चौगुना ये कोई भी आपका समुदाय नहीं दिखा रहा है। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पर देखा जाए वर्तनी की दृष्टि से आपका जो वाल्मीकि है, आपका कौन सा वाल्मीकि सही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वाल्मीकि, ये यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या है। अत्यावश्यक का जो संधि विच्छेद होता है वो अति प्लस आवश्यक होता है। क्या होता है? अति प्लस आवश्यक होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह से ऑप्शन जो इसका बी है अति प्लस आवश्यक
वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। तो आपसे कह रहा है कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में जो से है वो कौन सा कारक है? घर से बाहर गया यानी कि अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर अलग होने के अर्थ में हम लोग आराम से कह सकते हैं अपादान कारक है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, मनोविकार जो वाचक सूचक शब्द होते हैं, वाक्यांश होते हैं, ऐसा वाक्य होते हैं, उनके अंत में विस्मयादिबोधक चिन्हों का यूज होता है। तो कौन सा विस्मयादिबोधक? तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो चिन्ह होता है आश्चर्य, खुशी, संबोधन आदि में व्यक्त किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। तो क्या कह रहा है? व्याकरण की दृष्टि से अथवा क्या है? तो अथवा बेसिकली आपका एक अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निष्फल ना होने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? निष्फल ना होने वाला। अगर हम बात करते हैं इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर जो अमोघ है यानी कि ऑप्शन जो इसका सी दिया गया अमोघ, इसका मतलब होता है निष्फल ना होने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं कुछ हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कीरू पनबिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो अगर हम बात करते हैं कीरू के बारे में, तो जो कीरू पनबिजली परियोजना है वो जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ा एक क्या बोलते हैं जिला पड़ता है, उसमें चिनाब नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन जो इसका बी है चिनाब जम्मू और कश्मीर, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि मैत्री ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? जो मैत्री ब्रिज है ये बेसिकली आपके सिंधु नदी पर निर्मित किया गया है और ये ब्रिज जो है लेह के चोंग लामसर गांव में बनाया गया है। कहाँ पर सर? याद रखिएगा, लेह का चोंग लामसर गांव। तो अभी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख ये सारे काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सिंधु नदी ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो आपसे कह रहा है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये बेसिकली पारित किया गया था 30 जुलाई 2019 को। कब सर? अभी बहुत ज़्यादा ये तो आप सबको पता ही है, 30 जुलाई 2019 को संसद द्वारा मुस्लिम महिला जो विधेयक है वो पारित किया गया और 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 99 तथा विपक्ष में 84 मत पड़े थे और लोकसभा ने इसे 25 जुलाई 2019 को ही पारित कर दिया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मार्च 2019 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें जो भारत रहा है वो आपके 140वें स्थान पर रहा है। इसके पहले 133वें पे था, इसके एक साल पहले 133वें प्लेस पर था, यानी कि थोड़ा सा गिरावट आया 7 स्थानों का। इसमें टोटल 156 देशों ने भाग लिया था और पहले प्लेस पर दोस्तों क्या बोलते हैं फिनलैंड था और जो लास्ट प्लेस है 156वां प्लेस है उस पर आपका दक्षिणी सूडान था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो आपसे कह रहा है कि वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन बैंक ऑफ आर्किटेक्ट्स ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो को, किसको भाई? ब्राज़ील का एक शहर है, सबको पता है, रियो डी जनेरियो, इसको वास्तुकला की विश्व की राजधानी जो शहर है घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 131 नंबर कह रहा है कि विश्व में मलेरिया का पहला टीका किस देश में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों विश्व में मलेरिया का जो पहला टीका है वो बेसिकली आपका मलावी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मलावी देश में लॉन्च किया गया है और इस टीके का नाम क्या है? RTS नाम का ये टीका जो है बच्चों को मलेरिया के विरुद्ध आंशिक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम पाया है। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अगर हम बात करते हैं वर्ष 2018 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है वो भारत और विश्व भर में कुछ जो कुष्ठ उन्मूलन है उनके योगदान के लिए WHO के द्वारा ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था। और अगर हम बात करते हैं किसे प्रदान किया गया है तो ये बेसिकली प्रदान आपको किया गया है किसको? योहेई सासाकावा को। किसको सर? योहेई सासाकावा को प्रदान किया गया है और ये बेसिकली WHO के सद्भावना दूत है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि अप्रैल 2019 में किस खाड़ी देश में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला जो है रखी गई? तो वर्ष 2019 की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो संयुक्त अरब अमीरात है
इस खाड़ी देश में पहले हिंदू मंदिर की जो आधारशिला है वो रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि सत्र 2018-2019 में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में विदर्भ ने किस टीम को पराजित कर खिताब जीता। तो रणजी ट्रॉफी के फाइनल में कौन पहुंचा था, विदर्भ जीता है। और किस टीम को पराजित किया था, तो भाई उसने पराजित किया था किसको, सौराष्ट्र को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अप्रैल 2019 में वुहान चीन में संपन्न बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब है वो केंटो मोमोता ने जीता, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 कह रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाह व देश युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो आपका पहला देखिए ऑप्शन दिया गया ग्वादर बंदरगाह और श्रीलंका दिया गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बंदरगाह और देश युग्म की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए पहले ऑप्शन में ग्वादर बंदरगाह जो है वो श्रीलंका में नहीं स्थित है, वो बेसिकली आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर पहला ही जो है सही सुमेलित नहीं है और सारे के सारे आपके सही सुमेलित हैं। चलिए आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर 37 नंबर पर। देखिए क्या कह रहा है कि चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो चक्रवात के संबंध में देखा जाए तो जो चक्रवात की दिशा होती है वो बेसिकली आपकी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी दिया गया है दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, ये बिल्कुल गलत दिया गया भाई। जो चक्रवात की दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, कूट के हिसाब से जवाब देना है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, मे भी आपको दिखे या ना दिखे। पहले देखिए आंसर इसको मैं मिला लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर पुराना नाम नया नाम दिया गया है निप्पन। निप्पन की बात करते हैं, इसका जो वर्तमान नाम है आपका जापान है। तो ऑप्शन जो इसका 4 है मिल जाएगा। मेडागास्कर की अगर हम बात कर लेते हैं तो मालागासी है। इसके अलावा हॉलैंड की बात कर लेते हैं तो नीदरलैंड इसका नाम हो गया है और मलाया का नाम मलेशिया हो गया है। यानी कि आपका 4, 3, 2, 1 यही तो मिलाया गया है ना। तो 4, 3, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। इसी तरह से आपको है सूची 1 सूची 2 को मिलाना स्थान और खनिज से। तो कोलार जो है, कोलार के ऊपर शायद अभी मूवी बनी थी। तो कोलार जो है खान है किसका, किस खनिज का खान है, तो सोने का खान है। तो ऑप्शन जो इसका 2 है मिल जाएगा। इसके अलावा कोडारमा की बात करते हैं तो अभ्रक का है। और कुद्रेमुख का बात कर लें तो कुद्रेमुख जो है आपका लौह अयस्क है। और अंकलेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर खनिज तेल मिलता है। यानी कि आपका 2, 1 और 4 और 3 हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 देखा जाए तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका मिलान करने वाला ही है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में, तो लाल क्रांति जो है उसका संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से होता है, प्याज उत्पादन से नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य व पहाड़ी युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया गया मेघालय डालमा पहाड़ी। तो जो डालमा पहाड़ियाँ है वो आपकी झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है यही आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महाकाव्य रामचरितमानस लिखा गया है। तो रामचरितमानस की अगर हम बात करते हैं, सबको पता भाई किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो आपसे कह रहा है कि कबीरदास के विचार किस पुस्तक में संग्रहित हैं। तो कबीरदास के जो विचार हैं वो बीजक नाम की एक पुस्तक है उसमें संग्रहित है। तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो याद रखिएगा वर्ष 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के मापन के लिए जो आधार के रूप में प्रयुक्त हो रहा है वो आपका 2011-2012, यानी कि ऑप्शन जो इसका आधार वर्ष जो है 2011-2012 ही है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही अगर बात कर लेते हैं तो अब जीडीपी के स्थान पर जीवीए की गणना की जाने लगी है। क्लियर है, जीवीए की गणना जो है अब किया जाने लगा है जीडीपी के स्थान पर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि क्या बोलते हैं भारत में जीडीपी की वृद्धि दर 2017-18 में 7.2% से कम होकर 2018-19 में कितने परसेंट रह गई है। तो भाई 7.2% से कम होकर के 6.8% रह गई है। कितनी, 6.8%। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2017-18 में भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ। तो वर्ष 2017-18 की अगर हम बात कर लेते हैं तो मसालों का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका शीर्ष राज्य पे रहा आपका मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। सेकंड प्लेस पे आपका राजस्थान रहा है, थर्ड पे आपका आंध्र प्रदेश और फोर्थ पे आपका गुजरात रहा है। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे मई 2005 में 10वीं योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो मई 2005। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। कह रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, यानी कि एनसीआर का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं एनसीआर का जो हिस्सा है करनाल है, जींद आपका हरियाणा में पड़ता है वो भी है, मुजफ्फरनगर ये भी है आपका, और अलीगढ़ देखा जाए तो ये भी है, मुजफ्फरनगर जो है ये भी है, अलीगढ़ देखा जाए तो अभी ये सिर्फ नामित किया गया था, इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि 31 अगस्त को कौन सा देश स्वतंत्र दिवस नहीं मनाता है। तो मतलब ऐसे 3 देश है जो मनाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका म्यांमार है, जो बर्मा म्यांमार है, ये 4 जनवरी को मनाता है। 4 जनवरी 1948 को इसको आज़ादी मिली थी, तो 4 जनवरी को ये मनाता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मलेशिया, त्रिनिदाद और किर्गिस्तान टोबैगो ये बेसिकली आपके 31 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कह रहा है मोहिनी अट्टम है एक। तो मोहिनी अट्टम की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्रीमी लेयर संबंधित है। तो जो क्रीमी लेयर है ये बेसिकली सामाजिक व आर्थिक स्थिति से संबंधित है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 52 कह रहा है कि किस राज्य का मुख्यमंत्री जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है और मठ का अध्यक्ष भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये बेसिकली आपके नाथ संप्रदाय से संबंधित है। गोरखपुर स्थित जो गोरखनाथ मठ है उसके अध्यक्ष भी हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो आपसे कह रहा है कि प्राक्कलन समिति एक संसदीय समिति है जिसके सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। जो प्राक्कलन समिति है एक कैसी समिति है भाई, एक संसदीय समिति है, और इनके जो सदस्य होते हैं इनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इनके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा के सदस्यों के बीच से की जाती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता जो होती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद में है। तो भारत का जो अनुच्छेद है 118(4) की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके तहत बेसिकली संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 कह रहा है यहाँ पर देखिए ध्यान से कि भारत के राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यह प्रक्रिया है। तो बेसिकली अनुच्छेद 61 की बात कर रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है, और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। कैसी प्रक्रिया है सर, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। 3 कथन दिए गए हैं, बेसिकली इनमें 3 कथन में से 2 कथन या 3 कथन या कोई सारे के सारे कथन आपके जो है सत्य हो सकते हैं। तो देख लेते हैं। पहला कथन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। और इसके अलावा अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और आपका लास्ट कथन है अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। तो देखा जाए तो तीनों जो आपकी कथन है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो कहाँ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों कथन याद कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। कब। तो अनुच्छेद आपका जो 148 का भाग 1 है उसके अकॉर्डिंग भारत का जो एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और उसको अपने
केवल उसके पद से, उसकी रीति और उसके आधारों से हटाया जाएगा, और उसकी रीति और उसके आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका डी है, जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी रीति से इसको भी हटाया जाता है। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। तो आपसे कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त ना हो। तो भैया अगर उसको वैध मतों का, जो प्रत्याशी होता है उसको वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जो जमानत है वो जब्त हो जाती है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 कह रहा है कि सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? तो यहाँ पर अंतरिम सरकार में अगर हम बात कर लेते हैं वित्त मंत्री के बारे में, तो भाई 2 सितंबर 1946 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और अक्टूबर में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो है सरकार में शामिल हुए थे। और यहाँ पर वित्त मंत्री जो है लियाकत अली को बनाया गया था। किसको? लियाकत अली खान को। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला है गदर पार्टी की जो स्थापना है 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा गया है, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर पहला ही जो युग्म है सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा और तीनों जो हैं बिल्कुल सही सुमेलित हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 61 कह रहा है भारत में अंग्रेजों के काल में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय दोस्तों जो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो आपका बेसिकली कौन था? मे बी लॉर्ड रिपन जो है वो आपके 1881 में हुए थे, जो नियमित जनगणना हुई थी। और जब ये भारत पहली जो जनगणना 1872 में हुई थी तब लॉर्ड मेयो थे। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है बेसिकली आपको पता है ना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो ये चीज़ सबको पता है, लेकिन 13 अप्रैल 1919 ये पूरा आपको याद रखना है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63 कह रहा है कि मुगल काल में प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था और मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो मुगल काल में जो जिले थे वो प्रांत जो थे उनको सूबा बोला जाता था, जो जिले थे उनको शायद सरकार बोला जाता था। तो यहाँ पर सरकारों यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है सरकार वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें सूबा लगा करके आएंगे, बट 63 की अगर हम बात कर लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 64 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की। ये विभाग जो है किससे संबंधित था? तो ये विभाग दोस्तों कृषि से, किससे सर? कृषि से। दीवान ए अमीर को ही जो है आपका कृषि से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर आपका 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कदम्ब राजाओं की राजधानी थी? कदम्ब राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो वनवासी है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वनवासी, ये कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। और कदम राजवंश की जो स्थापना है वो किसने किया था? मयूर शर्मन ने किया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। तो क्या कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है अमरकोश। अमरकोश की जो रचना है ये बेसिकली अमर सिंह ने की थी, हर्ष ने नहीं की थी। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 कह रहा है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 67 है, आपको पता है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे और बेसिकली प्रथम तीर्थकर आपके ऋषभ देव थे, अंतिम तीर्थकर आपके महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था भाई? इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10 से 11 जुलाई 2019 के मध्य मीडिया स्वतंत्रता के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 10 से 11 जुलाई, देखिए करंट का क्वेश्चन है। तो 2019 के मध्य जो मीडिया स्वतंत्रता के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है वो आपका लंदन यानी कि यूके में हुआ था। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को क्या कहा जाता है। तो एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण जो है वो अपलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है अपलोड, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 कह रहा है, ध्यान से देखिए कि निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो रेगिस्तान है, उनको जोड़े बनाना है। तो कालाहारी रेगिस्तान ये कौन से महाद्वीप में पाता है? तो कालाहारी आपका अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, तो यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा। अटाकामा की बात कर लेते हैं तो आपका दक्षिणी अमेरिका है, माफ़ कीजिएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। इसी तरह आपका थार की बात कर लेते हैं तो आपका एशिया का है रेगिस्तान, और ग्रेट विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया का है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले का तीसरे से मिला है, उसके बाद दूसरे का पहले से, तो 3 और उसके बाद 1, उसके बाद आपका 4 फिर 2, तो 31-42 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंगारू किस देश का प्रतीक है। तो सबको पता है कंगारू क्रिकेट में सबसे ज़्यादा फेमस है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो सबको पता है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सारस या क्रॉन्च जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 74 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है उसमें यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 75 कह रहा है कि भारत सरकार व विश्व बैंक द्वारा सहायतित पेयजल से संबंधित किस योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो यूपी से संबंधित क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा भारत सरकार व विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा एक सहायतित पेयजल संबंधित योजना है जिसका नाम है नीर निर्मल परियोजना। किसका क्या नाम है? ये नीर निर्मल परियोजना। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। बस आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ में लेकर के लगातार आता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में तो इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।